34C। अब देखिए, उषा एंड आशा, पार्टनर का नाम है उषा एंड आशा, दे आर पार्टनर्स इन ए फर्म। क्वेश्चन को सबसे पहले रीडिंग करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं पहले। उषा एंड आशा आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profit in the ratio of 3:2. Their balance sheet on 31st March 2019 was as follows. क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। संपत्तियां दिया हुआ है कैश, डेटर्स दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, पेटेंट्स दिया हुआ है और बिल्डिंग दिया हुआ है। दे आर द एसेट्स। लायबिलिटी पोर्शन में दिया हुआ है क्रेडिटर दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है। जनरल रिजर्व हमारा पुराना एडजस्टमेंट है, इसको पुराने साझेदारों के बीच में बांट दिया जाएगा पुराने अनुपात के रूप में। बिल्स पेबल दिया हुआ है, ये लायबिलिटीज है। और उषा का कैपिटल 40,000, आशा का कैपिटल 35,000। ओके, अब आगे देखते हैं एडजस्टमेंट में। नीलम इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। नीलम को एडमिशन किया गया पार्टनरशिप फर्म में और उसको हिस्सेदारी दिया गया 1/5। नीलम इज टू बी ब्रिंग इन 30,000 एज हर कैपिटल। और नीलम का जो पूंजी रहेगा वह 30,000 रुपया पूंजी के रूप में रहेगा। एंड हर शेयर ऑफ द गुडविल इन कैश। और गुडविल का जो हिस्सेदारी रहेगा, इस गुडविल के बारे में बोला गया, वह नगद लाना है, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। और क्या कंडीशन है इसे देखते हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 50,000। जिस तारीख को नीलम को एडमिशन किया गया उस तारीख को इसके फर्म का वैल्यूएशन किया गया गुडविल का 50,000। ओके। सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज टू रिड्यूस्ड बाय 2,400। थर्ड एडजस्टमेंट में है पेटेंट आर वैल्यूलेस। पेटेंट पूरी तरीके से वैल्यूलेस हो गया, मैंने पेटेंट का जो मूल्य जो था 7,400 और टोटली का टोटली वैल्यू लेस हो गया, किसी प्रकार का पेटेंट नहीं बचा। अब देयर वाज ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर द डैमेज अमाउंटिंग टू 2,000। द क्लेम हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड। एक क्या हुआ, फर्म के विरुद्ध में क्षति के लिए 2,000 रुपए का एक दावा था, दावे को अब स्वीकार कर लिया गया। अगर कोई क्लेम किया है और किसी प्रकार का कंपनसेशन देते हैं तो हमारे लिए वह नुकसान होता है। इस नुकसान को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। आपको सवाल में पूछा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखते हैं आप प्रैक्टिकल में। उषा एंड आशा, इसका रेशियो दिया हुआ है 3:2। 3:2। नीलम को एडमिशन किया गया है, इसकी हिस्सेदारी दिया गया है 1/5। तो जैसा कि पहले भी हम बताते आ रहे हैं इस चीज को कि सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब इस तरह का कंडीशन रहता है तो हम लोग लिखते हैं लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1 नीलम्स कैपिटल। सबसे पहले नया साझेदार आया हुआ है, उसके हिस्सेदारी देते हैं हम लोग 1/5 और देन रिमेनिंग शेयर विल बी, एक में 1/5 घटा देंगे तो 4/5 आ जाएगा। मतलब ये उषा का है और साथ साथ में आशा का भी है, ये दोनों पार्टनर्स का हिस्सेदारी है। अब लिखते हैं यहां पर फॉर उषा, फॉर आशा और फॉर नीलम। ओके, अब इसका रेशियो के रूप में लिखते हैं 3/5, 2/5, 1/5। इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, रिमेनिंग निकाला जाता है तो 4/5, 4/5। तो 4 दिया 12/25, 8/25। तो 12/25 8/25 is to 1/5. LCM will be 25. 25 divided by 25, it means 1 into 12 is equal to 12 is to 25 divided by 25, 1. Conclusion will be 1 into 8 is equal to 8 is to
25 divided by 5, it means 5. 5 into 1 is equal to 5. 12 by 25, 8 by 25, 5 by 25. In this condition, denominator of the all fractions are the same. So we can use according to the ratios rule 12 is to 8 is to 5. ये हमारा क्या निकल गया? न्यू रेशियो निकल गया. अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है? आप लोग पहले भी जान गए हैं. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. किन किन पार्टनर्स का ये सैक्रिफाइसिंग निकलेगा? तब पुराना जो पार्टनर है ओ, तब पुराना पार्टनर में उषा है और दूसरा पार्टनर आशा है. तो इसको निकालेंगे. 3:2 को लिखेंगे 3/5, 2/5. ये ओल्ड रेशियो हो गया. माइनस न्यू रेशियो हो गया 12 और 20 और 5 25, मतलब 12/25 और 8/25. तो इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग 25. तो 25 डिवाइडेड बाई 5, इट मीन्स 5. 5 into 3 is equal to 15. माइनस 12 is equal to 3/25. 25 divided by 5, it means 3. 3 not. 25 divided by 5, it means 5. 5 into 2 is equal to 10. Minus 25 divided by 25, it means 1. 1 into 8 is equal to 8. Equal to 2/25. Then 3/25 and 2/25. It means 3 is to 2. Okay. अब तीनों चीज निकल चुका है. ओल्ड रेशियो भी निकल चुका है, न्यू रेशियो भी निकल चुका है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकल चुका है. हम लोग निकालेंगे क्या चीज? अब अगला रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट इज यूज्ड लाइक एज एन नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट रूल्स इज डेबिट व्हाट्स कम नहीं सॉरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. ये फर्स्ट कॉलम आपका हो गया पार्टिकुलर्स का. इस साइड डेबिट, इस साइड क्रेडिट. पार्टिकुलर्स अमाउंट्स, पार्टिकुलर्स अमाउंट्स रुपीज एंड रुपीज. ओके. अब क्या करते हैं हम लोग? देखते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन. सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि स्टॉक का वैल्यूएशन जो हुआ है वो रिड्यूस किया है 10% से. स्टॉक मेरा कितने का था? 30,000 का था. तो रिड्यूस किया हुआ है, यानी कि रिड्यूस इन स्टॉक 30,000 का 10% हमारा हो जाएगा 3,000. ठीक है. पेटेंट मूल्यहीन हो गया है. टोटल का टोटल नुकसान, यानी पेटेंट हमारा था 7400 का और आज के तारीख में 0 हो गया. पेटेंट्स कितना हो जाएगा? 7,400. ओके. अब फर्म के विरुद्ध में 2,000 रुपये का एक दावा है जो नुकसान एक्सेप्ट कर लिया गया है. यहां लिखेंगे क्लेम फॉर डैमेज. क्लेम फॉर डैमेज या क्लेम अगेंस्ट डैमेज 2,000. अब यहां पर देखते हैं कि जो डेटर्स हमारा जो दिया हुआ था 48,000, उसमें से रियली में उसमें से एडजस्टमेंट किया हुआ है पहले से प्रावधान 4800 रुपया का, कि शायद 48,000 में 4800 रुपया डूब जाएगा, इसलिए प्रोविजन किया है. लेकिन जब रियलिटी में हुआ क्या कि जब डेटर्स लोग जो पैसा देने लगे, उधार दिया हुआ रकम का जो पैसा देने लगे, तो 4800 ना डूब करके उसे 2400 रुपया ही डूबा. तो 2400 रुपया ये बेनिफिशियरी आइटम में हो गया. इसलिए इसको हम लोग इधर दिखाएंगे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स भी लिख सकते थे. डाउटफुल डेब्ट्स कितना? 2400 रुपया. अब देखते हैं दोनों का सिचुएशन
दोनों साइड का। आप इस चीज को पहले अवलोकन कर लीजिएगा कि किस साइड ज्यादा है। अवलोकन करने के बाद महसूस हो रहा है कि डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो इसको ऐड करेंगे हम लोग 400। 7 3 10 और 2 12, 12,400 रुपया पूरा हो गया। अब इस 12,400 में 2,400 को हम घटा देते हैं तो हमारा आ जाता है कितना, 10,000। क्लियर। अब इससे क्लियर आपका क्या हुआ कि आपका लॉस वाला आइटम ज्यादा है और प्रॉफिट वाला आइटम कम है, तो निश्चित है कि लॉस आएगा। और अगर ज्यादा चीज अध्ययन ना कर पाते हैं तो इस तरीके से समझिए कि अगर क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा तो हमें प्रॉफिट आएगा, डेबिट साइड ज्यादा रहेगा तो लॉस आएगा। तो हम लोग यहां पर अब लिखते हैं कैसे कि बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, कौन कौन पुराना पार्टनर है, उषा एंड आशा। कितना है रेशियो, 3/5 और 2/5। 5 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले 10,000 में, आ जाएगा हमारा कितना, 2,000। 2,000 गुना 2 बराबर 4,000 और 2,000 गुना 3 बराबर 6,000। क्लियर। यानी कि इस रिवैल्यूएशन में संपत्तियों का जो पुनर्मूल्यांकन किया गया उसमें से ऐसा महसूस किया गया क्या कि जो आशा को लॉस हो जाएगा 6,000 का, और नहीं, उषा को 6,000 का नुकसान हो जाएगा और आशा को 4,000 का नुकसान हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या कैसे बनता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस चीज को हम लोग लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो पद्धति से बनाया जाता है। सभी पार्टनर्स का अलग अलग कैपिटल अकाउंट बना करके, और अगर आप एक साथ बनाना चाहते हैं तो जितना पार्टनर रहेगा उतना कॉलम में यहाँ पर देंगे। इससे महसूस होगा यही चीज कि एक जगह पर आपको दिखाई भी पड़ेगा और गलतियां होने की कम संभावना रहेगी। तो यहाँ सावधानी यही है कि इस साइड लिखेंगे डेबिट, इस साइड कॉलम हो गया आपका पार्टिकुलर्स का। यहाँ पहला जो पार्टनर रहेगा उषा, उसका इस साइड में उषा लिखेंगे फर्स्ट में। सेकंड में अगर आशा है तो यहाँ पर भी आशा लिखेंगे सेकंड कॉलम में। और तीसरा पार्टनर का नाम है नीलम, तो लास्ट कॉलम में ही नीलम का लिखेंगे। ये कभी गलती हम लोग नहीं करेंगे कि उषा का फर्स्ट कॉलम में लिखे और इस साइड में नीलम का फर्स्ट कॉलम में लिखे, तो ये भूल नहीं होनी चाहिए। इंडियन रुपीस में बनाया जा रहा है इसलिए रुपीस लिख देते हैं आपको। यहाँ आपका पार्टिकुलर्स का कॉलम। ओके, अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहला सिचुएशन आएगा क्या कि इसका पूंजी जो है दिया हुआ उषा और आशा का पुराना में, तो वह हमारा किधर दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है। और लायबिलिटीज को हमेशा क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है बाय बैलेंस सीडी। तो इसका निकल गया है क्या, 40,000 और 35,000। 40,000 और 35,000। ये नीलम का यहाँ नहीं दिखाया जाएगा। नीलम को बताया गया कि आपको नगद लाना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कितना लिखेंगे, कितना बोला गया है इसको नीलम को लाने के लिए पैसे के रूप में, तो इसको 30,000 बोला गया है पूंजी के रूप में, 30,000 रुपया, 30,000। और क्या इसको बोला गया कि आपको नगद लाना पड़ेगा गुडविल के रूप में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जो बोला यहाँ क्या गया कि गुडविल ऑफ द फर्म जो है, जिस तारीख को नीलम को ज्वाइनिंग किया जा रहा है उस तारीख को ये फर्म में गुडविल का मूल्यांकन किया गया, तो दिखाया गया क्या कि 50,000 रुपया का ये मूल्यांकन हुआ।
जिसमें से सभी पार्टनर्स का हिस्सेदारी है, तो नीलम्स कैपिटल नहीं सॉरी नीलम्स शेयर ऑफ गुडविल कितना निकल जाएगा 50,000। कितना हिस्सेदारी दिया गया था इसको 1/5, यानी कि इसका हिस्सेदारी में 10,000 आ गया। किसका नीलम का। तो 10,000 का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वह हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो के आधार पर होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है तो 3:2 है। तो प्रोपोर्शनेट एडिशन इसका हुआ 3 + 2 = 5। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 5 इट मीन्स 2,000। 2,000 into 2 = 4,000 फॉर आशा एंड 2,000 into 3 फॉर उषा। मतलब 10,000 रुपया का ये मूल्यांकन किया गया। इसमें से हिस्सेदारी जो आया उसमें से 4,000 आशा का निकला और उषा का निकला 6,000 का। अब इस सवाल में ऐसी कोई बातें नहीं बताया गया है कि जो गुडविल का हिस्सा जो मिला हुआ है उसको इन लोग फर्म लोग पार्टनर्स लोग निकासी कर लेगा, तो ऐसी किसी तरह का बात नहीं है। अब जो यहाँ मामला आता है कि इन लोगों का जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमारा लॉस आया हुआ है उस लॉस को हम लोग दिखाएंगे यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना लिखेंगे 6,000 और 4,000। ठीक है। और इसके अलावा दिया हुआ है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व पुराना एडजस्टमेंट का पार्ट है, इसलिए पुराने रेशियो के आधार पर दिखाएंगे। तो जनरल रिजर्व हमारा दिया हुआ है 18,000। इस 18,000 का बंटवारा आपका इस अनुपात में होगा ओल्ड रेशियो में 3:2 के अनुपात में। तो 18,000 को हम डिवाइड करते हैं 3/5 और 2/5 इस चीज में डिवाइड किए तो 5 से करते हैं, 5 × 15, 3 × 5 = 30, 3600। यहाँ पर आ गया 3 × 6 = 18, 10,800 और इसका निकल गया 7200। ये जनरल रिजर्व का। तो ये जनरल रिजर्व का पार्ट में आ गया 10,800 और यहाँ आ गया 7200। और किसी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं है। एक बार मुआयना कर लिया जाए, सारा चीज तो हो गया। ठीक है, ओके। अब देखते हैं इस चीज को। अब खाते को बंद किया जा रहा है, खाता को बंद किया जा रहा है। अब देखिए पर्सनल अकाउंट का चीज है ये। अब सबसे पहले जो नया पार्टनर है उसका देखते हैं कि 30,000 कैपिटल के रूप में लाया हुआ है। इसका एज इट इज इन फ्यूचर के लिए रह जाएगा और इसको दिखाया जाएगा टू बैलेंस CD। ओके, 30,000 ये फर्म का हिसाब हो गया नीलम के लिए। अब आशा कहती है कि हमारा भी फर्म से सवाल आ रहा है कि आशा का कहना है कि मेरा भी हिसाब कर दिया जाए। तो फर्म जवाब दे रहा है कि 35,000 आपका कैपिटल के रूप में है, गुडविल का जो हिस्सेदारी 4,000 मिला और जनरल रिजर्व का जो हिस्सेदारी मिला हुआ आपका 7,200 मिला हुआ। सभी को जोड़ करके फर्म बोला 35 × 4 = 39 और 7 46,200 रुपया आ गया। मतलब 46,200 में कहा गया, फर्म बता रहा है कि आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आया था कि संपत्तियों का जब पुनर्मूल्यांकन किया गया तो 4,000 का आपका नुकसान हो गया, यानी 46,200 में 4,000 नुकसान हो गया तो 42,200 रुपया। यहाँ राइट 42,200 रुपया। अब उषा का भी लास्ट में कहना है क्या कि मेरा भी हिसाब फाइनल कर दिया जाए न्यू फर्म में, क्योंकि साझेदारों के सामूहिक रूप को ही फर्म बोला जाता है। तो 40 और 6 46 और 10 56,800 रुपया इसका हो गया। तो 56,800 में हम घटा दिए 6,000 तो हमारा 50,800 हो गया। मतलब ये फर्म जो है रिकंस्टिट्यूट हो चुका है। मतलब इसमें कहना है ये कि न्यू पार्टनर्स का जो था वह हमारा 30,000 पूंजी के रूप में था, एज इट इज रह जाएगा, इसमें किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आशा का जो पुराना पूंजी था 35,000, लेकिन इस फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होने के बाद में यह नया पूंजी बन गया 42,200। आपको मैं समराइज करके एक बार समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इस चीज को थोड़ा सा गंभीरता से ध्यान दीजिए। देखिए सवाल बन के रेडी हो चुका है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। एक बार हम आपको एक बार और समझा दे रहा हूँ।
उषा और आशा दो पार्टनर है, इसका रेशियो दिया हुआ है एक सवाल पर 3:2। नीलम को ज्वाइनिंग किया गया, मतलब पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन किया गया, उसको हिस्सेदारी दिया गया 1/5। कौन दिया हिस्सेदारी? फर्म दिया। फर्म कौन है? तो उषा और आशा के द्वारा गठन किया हुआ एक संस्था है, इसलिए कहा जाता है कि साझेदारी फर्म किसे कहा जाता है? तो साझेदारों के सामूहिक रूप को ही फर्म कहा जाता है। और जब वह फर्म में किसी प्रकार का महसूस किया जाता है कि पूंजी की जरूरत है, प्रबंधन की जरूरत है, लोगों का सहयोग की जरूरत है, तो उस स्थिति में कुछ सदस्यों को एडमिशन किया जाता। इस सवाल में उषा और आशा महसूस की क्या कि नीलम को एडमिशन किया जाए, इसको हिस्सेदारी 1/5 दिया गया। अब कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, नीलम शेयर 1/5 एंड इस तरह का कंडीशन में रिमेनिंग शेयर फिर निकालते हैं हम लोग। तो एक में 1/5 चला गया तो बचा 4/5। अब उषा के लिए 3/5 गुना 4/5 12/25। उषा के लिए 2/5 गुना 4/5 8/25। नीलम के लिए 1/5। तो अब देखते हैं यहाँ 12/25 अनुपात 8/25 अनुपात 1/5। तो इस तरीके से निकालेंगे तो एलसीएम 25 निकल जाएगा और इसका 12:8:5 निकल गया। तो यहाँ लिखेंगे 12/25 is to 8/25 is to 5/25. Denominator of the all fractions are the same, so we can use according to the ratios rule 12 is to 8 is to 5. Okay. अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो रूल्स हमारा क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का? सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस पार्टनर का निकलेगा? तो जितने सारे पुराने पार्टनर्स हैं उसी का निकलेगा। तो फॉर उषा तो 3/5 माइनस 12/25 एलसीएम विल बी 25। 25 divided by 5 it means 5. 5 into 3 is equal to 15 minus 25 divided by 25 it means 1. 1 into 12 is equal to 12. 5 minus 12 is equal to 3/25. And second partner for Asa 2/5 minus 8/25. LCM will be 25. 25 divided by 5 it means 5. 5 into 2 is equal to 10 minus 25 divided by 25 it means 1. 1 into 8 is equal to 8. अब 10 minus 8 is equal to 2/25. Okay. 3/25 is to 2/25. LCM will be 25 25 दोनों का बराबर आया हुआ है, इसलिए अनुपात के रूल्स के अनुसार से 3:2 लिख देंगे। ये हमारा क्या निकल गया? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया। अब सवाल में बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट निकालने के लिए, तो आपको मैं पहले भी बताया हूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट होता है। जैसा कि आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं कि कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट इज द पर्सनल अकाउंट, सेकंड अकाउंट इज द रियल अकाउंट एंड थर्ड अकाउंट इज द नॉमिनल अकाउंट। And what is the formula of personal account? Debit the receiver and credit the giver. And real account, what is the formula of real account? Debit what come in and credit what goes out. And nominal account का formula होता है debit the all expenses and losses and credit all income and gains. तो यहाँ पर nominal account का बात आ गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के जैसा होता है, इसलिए हम लोग इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के अकाउंट फॉर्मेट में सबसे पहले हम लोग कॉलम्स बनाएंगे। First column is the particular, second column is the amount, third column is the particulars and last column you have amounts. इंडियन रुपीज में बना रहे हैं इसलिए रुपीज म्यूट कीजिए आप लोग पहले। अब ये डेबिट साइड में आपका दिखाया जा रहा है क्या चीज कि एडजस्टमेंट के अनुसार से आपका सवाल में दिया हुआ है जितने सारे लॉस उस सभी को हम लोग डेबिट साइड दिखाएंगे। इन इंग्लिश all type of the expenditure and losses are shown in the debit side of the revaluation account. And all type of the profits and gains are shown in the credit side of the revaluation account. Okay. अब स्टॉक में रिवैल्यूएशन होकर के 3000 लॉस हुआ है। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट में वैल्यूलेस कर गया, मतलब 7400 रुपया का था, आज मूल्यहीन हो गया, मतलब 0 रुपया बचा, मतलब कुछ नहीं बचा, तो टोटल का टोटल लॉस हो जाएगा। और क्लेम फॉर डैमेज, किसी ने क्लेम किया डैमेज के लिए 2000 एक्सेप्ट कर लिए हम लोग, तो ये हमारा टोटल नुकसान हो गया। ऐड करके देखते हैं तो 12,400 ऐसा अकाउंट, यहाँ 12,400 लॉस हो गया और प्रॉफिट नेचर में हमारा 2,400 है। सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 12,400 कंक्लूजन विल बी 10,000। ये हमारा 10,000 बैलेंसिंग आ गया। ये हमारा डेबिट साइड हमारा ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो हमारा लॉस आ जा रहा है। इसको हम इस वे में लिखेंगे कि बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर उषा एंड आशा। ये लॉस किसके अनुपात में बटेगा?
तो हमारा पुराना अनुपात में बटेगा। पुराना अनुपात कितना है, तो 3:2 है, तो लिखेंगे 3/5 और 2/5। तो 10,000 में 5 से भागा देंगे तो 2,000 आएगा एक हिस्से का। इसको 2 हिस्सा दिया जा रहा है तो 2,000 गुना 2 बराबर 4,000, और इसको 3 हिस्से दिया जा रहा है तो 2,000 गुना 3 बराबर 6,000। ओके, अब ये खाता बन चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट की तरह होता है, और डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर का रूल्स चलता है इसमें। लेकिन अब देखते हैं कि कुछ बैलेंसेस हमारा क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ रहता है। जैसे एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों दिया हुआ रहेगा, तो एसेट्स को डेबिट साइड में दिखाते हैं और लायबिलिटीज को हम लोग क्रेडिट साइड दिखाते हैं। और जब पूंजी का वर्णन किया हुआ है तो पूंजी हमेशा दायित्व के रूप में माना जाता है, इसलिए पूंजी हमारा आशा का और उषा का जो दिया हुआ है 40,000 और 35,000, ये हम लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड में हम दिखा रहे हैं इसको। ये उषा का कैपिटल हमारा 40,000 हो गया और आशा का 35,000 हो गया। और नीलम को बोला गया क्या कि आप हमारे फर्म में आ रहे हैं तो आपको पूंजी के रूप में 30,000 लाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखे बाई कैश अकाउंट, क्योंकि जब फर्म में पैसा लाता है पूंजी के रूप में, उसमें जर्नल एंट्री होता है कैश अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट। तो नीलम का कैपिटल हमारा क्रेडिट में आ रहा है, इसलिए कैश को हम के रूप में लिखे हमने। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब जो कहा गया क्या कि जिस तारीख को नीलम का जो ज्वाइनिंग किया गया है, जिस तारीख को, उस तारीख में नीलम को बोला गया कि आपको भी फर्म में गुडविल के रूप में लाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फर्म जो है कई वर्षों से चलते आ रही थी, लोगों का विश्वास अर्जित किया, कस्टमर्स के बीच में श्रद्धा भावना आया, लोगों के बीच में विश्वास अर्जित करने के बाद में उस फर्म का मूल्य बढ़ा, उस फर्म के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा, और ये विश्वास जब बढ़ा तो विश्वास के आधार पर उसका ख्याति बढ़ा। तो जो ख्याति जो है उसका मूल्यांकन करने का कई पद्धतियां हैं, जो पहले भी मैंने आपको चैप्टर्स में बताया हूं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर में, कि कैसे गुडविल का मूल्यांकन किया जाता है, सुपर प्रॉफिट के आधार पर, एवरेज प्रॉफिट के आधार पर, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के आधार पर, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के आधार पर। ये वर्णन मैं पहले कर चुका हूं, इसके बारे में फिर रिवीजन क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन गुडविल का जो वैल्यूएशन जो हुआ वो उस तारीख को गुडविल ऑफ द फर्म में 50,000 हुआ। ओके, अब नीलम जो हमारा नया पार्टनर है, वो नीलम को हिस्सेदारी दिया गया है 1/5। तो यहाँ पर नीलम शेयर्स ऑफ द गुडविल लिखे हैं कि 50,000 टोटल फर्म का है। ये 50,000 का मूल्य जो दिया हुआ है ये टोटल फर्म का है। अब इसको 1/5 हिस्सा दिया जाता है, तो 1/5 से हम अगर भाग देते हैं तो हमारा आ जाता है 10,000। इज इट क्लियर? ये 10,000 रुपया जो आया नीलम का गुडविल, ये 10,000 में किसकी किसकी हिस्सेदारी हो जाएगी? तो पुराने साझेदारों के हिस्सेदारी। पुराने साझेदार कौन कौन है? तो उषा और आशा है। किस अनुपात में बांटा जाएगा ये 10,000 को? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के आधार पर बांटा जाएगा। कितना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो? तो 3:2 है। तो 10,000 को 3:2 से डिवाइड जब करेंगे तो सबसे पहले बांटने का नियम है कि इसको अनुपातिक योग निकाला जाता है। अनुपातिक योग हमारा 3 + 2 = 5 हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे 10,000 में तो हमारा 2,000 आ जाएगा। 2,000 गुना 3 = 6,000 हो जाएगा, और 2,000 गुना 2 = 4,000 हो जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल में आ जाएगा 6,000 और ये 4,000। अब लास्ट में हमारा जनरल रिजर्व जो दिया हुआ हमारा बैलेंस शीट में, वह जनरल रिजर्व पुराने एडजस्टमेंट के नेचर पर है, इसलिए पुराने एडजस्टमेंट है, इसलिए पुराना अनुपात में निकाला जाएगा। ये पुराना अनुपात कितना दिया हुआ हमारा? 3:2। जनरल रिजर्व हमारा कितना दिया हुआ है? 18,000 रुपया। ये 18,000 में 3/5 और 18,000 को ना 2/5 करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सेदारी आया, एक हिस्सा आया 3600, और 3600 को 3 से गुना करेंगे तो 10,800 आ गया, और फिर 3600 को 2 बार में करेंगे तो 7200 आ गया। तो 10,800 और 7200 दोनों मिलाकर के आपका 18,000 आ गया। इस चीज को क्या हुआ कि उसका पूंजी बढ़ गया, एप्रिसिएट हो गया। तो जनरल रिजर्व आपका उषा के खाते में चला गया 10,800 और आशा के खाते में 7,200। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है एक चीज और, क्या? ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आइटम कहाँ से आया? ये आइटम आया रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का पोर्शन से। ये लॉस जो हुआ है, इस लॉस को हम लोग दिखाएंगे डेबिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो 6,000 रुपया हम यहाँ दिखाएं, और 4,000 आशा का और उषा का 6,000। ठीक है, अब फर्म का हिसाब तय क्लियर करता है, फर्म कर रहा है, उषा आशा नीलम नहीं कर रही है, फर्म। क्योंकि हम लोग पहले भी जानते हैं साझेदारों के सामूहिक रूप को ही फर्म कहा जाता है।
तो नीलम का हिस्सेदारी हुआ 30,000 पूंजी के रूप में एज इट इज रह जाएगा, इसमें किसी प्रकार के अफेक्टेड नहीं हुआ। तो बैलेंस निकाले थे टू बैलेंस सीडी, सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन, ये 30,000 हो गया। आशा का हिसाब करना है तो 35,000 बैलेंस हो गया, कैश के रूप में नहीं आया हुआ, इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में 4,000 आया, जनरल रिजर्व के रूप में 7200 आया है। तो टोटल ऐड करके देखते हैं तो 46,200 आया। अब इसका बैलेंस में सब्सट्रैक्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस जो है, तो 46,200 माइनस 4,000 इट मींस 42,200। ओके, अब ये आशा का नया पूंजी निर्मित हो गया 42,200 रुपया, और पहले कितना था 35,000 रुपया। ऐसा इसलिए हुआ कि साझेदारी संस्था का पुनर्गठन किया गया, इसमें विभिन्न प्रकार के समायोजनाएं की गई, जिसके कारण परिणाम में आया इसका पूंजी जो है सो घटा नहीं बल्कि और बढ़ गया। नीलम को आने के बाद में इसका पूंजी का और बढ़ोतरी हो गई, 35,000 के जगह पर अब 42,200 रुपया हो गया। अब आगे जो खाता बही में लेखा जोखा होगा वह 35,000 का लेखा जोखा नहीं होगा बल्कि 42,200 का होगा। इज इट क्लियर? अब आते हैं लास्ट पार्टनर मैंने उषा के लिए। उषा का भी कहना है कि मेरा भी फर्म में हिसाब कर दिया जाए, तो 40,000 पहले का पूंजी दिया हुआ है, 6,000 रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व 10,800 दिया हुआ है, तो 56,800 रुपया हमारा हुआ। तो 56,800 में 6,000 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 50,800 रुपया। मतलब उषा का जो न्यू पूंजी है वह हमारा 40,000 है, और पुराना पूंजी के रूप में 40,000 रुपया है, और नया पूंजी के रूप में उसको 50,800 रुपया। इस तरीके से आया कि 40,000 रुपया और 6,000 रुपया और 10,800, 56,800 रुपया टोटल हो गया। 56,800 में 6,000 को घटा देंगे तो 50,800 रुपया ये आ जाएगा। ये हमारा उषा का नया कैपिटल 50,800, 42,200 रुपया और 30,000 रुपया, ये तीनों का आ चुका है। जो सवाल को आपको सॉल्व कर दिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो है सो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। मतलब बोल सकते हैं हम क्या कि दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। if you get achieve the knowledge of this type of the question, you get good marks in your examination, otherwise you could not get good marks। मतलब आप अच्छी तरीके से नंबर हासिल ना कर पाएंगे। लेकिन आपको जो सवाल बनाना है ये आप कैसे बना सकते हैं, ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है। आपको जो इतनी तरीके से अच्छी तरीके से समझाया गया, जो हम समझते हैं कि जो ऑफलाइन जो क्लासेस चलता था जब आप सामने रहते थे तो उस अवस्था में जो बता देते थे तो आप तुरंत आसानी से समझ जाते थे। लेकिन इतना क्लैरिफिकेशन हमको करना पड़ रहा है ऑनलाइन क्लासेस में कि फर्स्ट बार में आपको पूरा क्वेश्चन को क्लियरेंस करते हैं, उसके बाद में आपको स्क्रीन में दिखाने के लिए बोर्ड में बताते हैं तो फर्स्ट बार में आपको बता दिया था, सेकंड में समराइज का अंडरस्टैंडिंग जब वो होता है तो उसके बारे में क्लियर। जब आपको 3 बार हो जा रहा है, 2 बार हो जा रहा है और इसके बावजूद भी आप ना समझ पाते हैं, ये अपने माइंड की गलती हो जाती है। यानी कि इसमें एहसास ही होनी चाहिए आपको, अंतरात्मा से पूछिए कि क्या सर जो बता दे रहे हैं उसको मैं समझ जा रहा हूं लेकिन फिर भूल जाता हूं, ऐसा क्यों? इसलिए ऐसा होता है कि आप इसके लिए अभ्यास नहीं करते हैं। और आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं तो आपको अकाउंटेंसी का ये मैथमेटिक्स का रूल्स जो है, जितने सारे चीज बताया जाता है वो चीज आपके बीच में नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इस चीज को कोशिश कीजिए कि आप इसको अच्छे तरीके से समझने का, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है एक चीज क्या कि आपको बताया मैं क्वेश्चन नंबर 34B और 34C बताया, 2 सवाल आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हुआ है आपका। अब इसमें से आपको करना क्या है कि ये दोनों क्वेश्चंस को आज आप इस चीज को बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया तरीके से कॉपी में बनाइए और उस कॉपी में बना करके आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में इसको स्क्रीनशॉट करके आप भेजिए। तब मुझे भी महसूस होगा कि मैं आप लोगों के प्रति इतना मेहनत कर रहा हूं, जो इतनी गहराई से मैं समझा रहा हूं उस चीज को आप भली भांति अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और आप पर्सनल व्हाट्सएप में भेजिएगा तो मैं भी जांचूंगा उस कॉपी में कि आपकी कहाँ कहाँ अशुद्धियां हैं, कहाँ कहाँ गलती है। इस चीज को भेजने का प्रयास कीजिए। जबकि आज के पूर्व में जितने सारे क्लासेस हो रहे थे उसमें से आपको बताया गया है जरूर, समझाया गया जरूर, लेकिन किसी ने ये कोशिश नहीं की कि मैं भी बता करके
सर को मैं अवगत करवाता हूं कि हमने इस सवाल को इतना सॉल्व कर लिया। जैसा कि ऑफलाइन क्लासेस में प्रत्येक दिन होमवर्क मैं दे रहा था, लेकिन आज मैं जो बता दे रहा हूं, कम से कम जो भी बताता हूं उसको आप आज का होमवर्क समझ करके आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में डालने का कोशिश कीजिए, तभी आपकी एक अच्छी तैयारी हो पाएगी। अन्यथा आप सोचिएगा कि केवल क्लास हम कर लेते हैं तो आपका एक केवल समझ जाइएगा जरूर, लेकिन 24 घंटे के बाद में आपका माइंड से डिलीट होना चालू हो जाएगा, क्योंकि मानव का स्वभाव भूलने की प्रकृति होती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आज का आज खत्म कर ले जो चीज आज हम पढ़े हुए हैं। इसलिए यही आपका होमवर्क है कि आपको 34B और 34C, एक गलतियां और क्या हो रही है आप लोगों के बीच में, शायद आप लोग के पास बुक है या नहीं है, लेकिन आज मुझे काफी बताना पड़ता है किताब के अनुसार से। आ रही आप लोगों के पास अगर बुक्स वगैरह होता तो आपको समझने में आसानी होता, लेकिन लॉकडाउन का स्थिति है जिसके कारण से काफी जोर नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में आप इस चीज को जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवा लीजिए तो आपको समझने में काफी आसानी होगा। तो आज का होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 34B एंड 34C, यही दोनों क्वेश्चन, क्योंकि आगे बढ़ाने वाला काम जब मैं कर रहा हूं तो मैं सारा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। आप केवल आपका काम यही रहेगा कि जो जो क्लास चलेगा उसको आज का आज जल्दी से प्रैक्टिस करके उसको व्हाट्सएप पे डालने का प्रयास कीजिए, ये कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे। एक बात और मैं बता देना चाह रहा हूं कि एक कोर्सेस और चालू किया गया है जिसमें से पेड स्टूडेंट्स के सारे क्लासेस हो रहे हैं उसमें, और जो एक बैच और चालू किया जा रहा है जिसमें उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार मैट्रिक का एग्जामिनेशन जो पास किए हैं और उसको कॉलेज में एडमिशन करवाना है, जो फर्स्ट ईयर में जाएंगे, फर्स्ट ईयर का एडमिशन होगा। तो जो कॉमर्स लेने वाले व्यक्ति हैं, और बहुत सारे लोगों के बीच में यह समस्या आज आ खड़ी हुई है कि मुझे कौन सा फैकल्टी का चुनाव करें, ये सब सारी चीजें बताया जाएगा। तो ये बैच जो बहुत जल्दी में आपके बीच में डिक्लेयर किया जाएगा, उसके क्या रूल्स रेगुलेशन रहेगा वो सारा चीजें बता दिया जाएगा। तो आपके बीच में अगर कोई भाई बंधु आपके संपर्क में अगर हैं, छोटे छोटे भाई बहन जो मैट्रिक इस बार पास किए हुए हैं, उनको अगर क्लासेस ज्वाइन करना है या करवाना है तो प्रयास कीजिए। ये आपको कोर्स का क्या नाम रहेगा, कौन सा बैच रहेगा, कौन ड्यूरेशन रहेगा, कौन सा टाइम में वो क्लासेस कंडक्ट किया जाएगा, ये सारी बातें आपको बताया जाएगा। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम ये सब चीजें जो इंस्टीट्यूट के द्वारा जो प्रोग्राम आ रहा है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। जो भी वीडियोस आप देखते हैं उसमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कम से कम ये चीजें बहुत ही जरूरी हो जाती है। आप अपने फ्रेंड्स जो आपका लिंक में जो फ्रेंड है उनके बीच में आप अपनी बातों को रखिए कि हम लोग आज घर में बैठ करके कॉलेज का, ट्यूशन का, सारे क्लासेस का सुविधा आज हम ले रहे हैं, क्योंकि हमें आज एक ऐसी संस्था मिली हुई है जो आज पूरी तरीके से लॉकडाउन की स्थिति में भी आज हमारा क्लास कंडक्ट हो रहा है, और हमारे कोर्सेस धीरे 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 करके जो वक्त बीत रहा है उस वक्त के दरमियान में आपका सारा कोर्सेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको बातें बतानी पड़ेगी, जो अच्छाइयां हैं आपको समझ में आता है या नहीं आता है, जो चीज बताया जाता है वो क्लियरेंस होता है या नहीं होता है, आपको कैसा अनुभूति होता है, अपने फ्रेंड के बीच में ये चर्चा कीजिए। आप उस वीडियो को भेजिए, शेयर कीजिए और उनको कहिए कि आप इसको समझ करके अध्ययन कीजिए, और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम ये आवश्यक हो जाता है, ये फॉर्मेलिटीज है आपकी है, और हमारे तरफ से एक सलाह भी दी जाती है सारे स्टूडेंट्स को। कम से कम इस चीजों इन सारे कंडीशंस पर सपोर्ट कीजिए, आपका क्लास हमेशा कंप्लीट होते जाएगा। और आशा और उम्मीद करते हैं और भगवान से प्रे करते हैं कि सब स्थिति अनुकूल हो जाए और सब लोग अच्छे रहें, घर में रहें और स्वस्थ रहें, और भगवान की कृपा से हम लोगों का ये स्वास्थ्य को देखते हुए ये कोर्स कंप्लीट करवाने का कोशिश किया जा रहा है।
लेकिन बीच बीच में अगर किसी प्रकार का क्लास किसी टेक्निकल के कारण से अगर बंद हो जाती है, इस विषय वस्तु पर कोई भी स्टूडेंट माइंड करने का कोशिश नहीं कीजिएगा कि आज का क्लास अचानक बंद हो गया। ऐसी बातें नहीं है, बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं जिसके कारण से क्लास कंप्लीट नहीं हो पाता है। बीच में बिजली ना रहने के कारण से बैटरी भी डिस्चार्ज हो गया था, जिसके कारण से नहीं, ये भी हमारा एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो विभिन्न प्रकार की तकनीकी गलतियां होती हैं, अशुद्धियां आती है या प्रॉब्लम होता है। तो ये सब माइंड ना करने के लिए आप अपने कोर्स के प्रति गहनता से चिंतन कीजिए और लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जिस क्लास में आज आप हैं उस क्लास में आपका एक ही लक्ष्य है कि हम अपने इंटरमीडिएट के एग्जाम में बहुत ही अच्छा रिजल्ट करने वाले हैं, और मेरा एक छोटा टारगेट यही है कि हम कम से कम फर्स्ट डिवीजन लेकर के ही रहेंगे, और फर्स्ट डिवीजन ही मेरा मिनिमम टारगेट है। आगे ऊपर में जो भी हो, आपका मेहनत, आपका तकनीकी ज्ञान, आप कितना पढ़ाई के प्रति समर्पित होते हैं, आप पढ़ाई के प्रति कितना गंभीर हैं, आपको पेरेंट्स कितना सपोर्ट करते हैं, आपको इस चीज का मंजिल हासिल करने के लिए किन किन साधनों की जरूरत है, ये सारी चीजें निर्भर करता है केवल और केवल आप पर। तो इस आपको गार्जियन को बताना पड़ेगा कि हमें बहुत अच्छी से क्लासेस हो रही है, मुझे इस क्लास को करने में एक कठिनाइयां आ रही है जो हमें जरूरत है। अगर किताबें की जरूरत है तो आप गार्जियन को बताइए। अगर आप नहीं बताते हैं तो आपको वो साधन को मुहैया कराने में गार्जियन का ध्यान नहीं जाएगा। और हम समझते हैं कि प्रत्येक गार्जियन, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा बेटी अच्छी तरीके से पढ़ाई करे और पढ़ाई के प्रति पूर्ण समर्पित रहे, और जो पढ़ाई करेंगे उसका एक अच्छा परिणाम हो। और मैं आपको आशा और भरोसा दिलाता हूं कि जो आपका इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन सेकेंड ईयर का कोर्स में आप लोग हैं, इसमें आपका एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट होने जा रहा है। लेकिन आपको हर तरीके से समर्पित होना पड़ेगा कोर्सेज के प्रति। आज जो मैं बताया इस चीज को गहनता से और गहराई के साथ आप प्रयास पूरी तरीके से कीजिए कि इसको अच्छी तरीके से बना करके, एक बार वीडियो देख करके, 2 बार देख करके, अगर 2 बार नहीं समझ में आता है तो तीसरा बार देखिए, क्योंकि ये डाउनलोडेड वीडियो है, यूट्यूब में भी डाला हुआ है सारा चीज। तो आपको एक बार नहीं समझ में आया तो फिर देख लीजिए, दूसरा बार समझ में नहीं आया फिर देख लीजिए, क्योंकि ये मोटिवेशनल क्लासेस भी हो जा रही है और ऑटोमेटिकली आपके हाथ में आ जा रहा है। लेकिन जब ऑफलाइन में क्लासेस होती थी तो आपको मैं एक बार बता देता था और आप चाहते थे, क्या दिल में रहता था क्या कि सर का बातें एक बार और सुने, एक बार और सर समझा देते तो बढ़िया होता था। आप बोलते थे कि एक बार और समझा दीजिए, ठीक है मैंने समझा दिया, लेकिन घर जाकर के फिर सोचिएगा कि सर एक बार और समझा दीजिए, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट टाइम। उस समय पर पॉसिबल नहीं हो पाता था। लेकिन आज का स्थिति ऐसा हो गया ऑनलाइन क्लासेस से कि ऑफलाइन से भी बेहतरीन क्लासेस हो गया है कि आप अगर चाहते हैं कि एक सर की बातों को एक बार और सुने तो एक बार भी सुन सकते हैं, 2 बार भी सुन सकते हैं, अनेकों बार भी सुन सकते हैं। जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियरेंस नहीं होता है तब तक इसको क्लियरेंस करते रहिए और इसको बना करके बढ़िया तरीके से। आज ऑफलाइन की क्लासेस, आज का क्लासेस का होमवर्क यही दिया हुआ है। आप इस क्लास को में जो होमवर्क दिया हुआ 2 क्वेश्चन, इसको बना करके आज मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, मैं उसको अवलोकन करूंगा, उसके बाद बताऊंगा। कुछ दिनों के बाद में टेस्ट का प्रोग्राम भी आयोजित होने वाला है और विशेष बातें मैं अगली क्लास में बताऊंगा। फिर मिलेंगे कल 7:30 बजे क्लासेस में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू, ओके।